हेलो टू ऑल ऑफ यू। आरएससीआईटी की लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरएससीआईटी लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका आज हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले स्टूडेंट्स हमने पार्ट 2 पढ़ा था। पार्ट 2 में कुछ कंफ्यूजन था बच्चों को, उस कंफ्यूजन को हम यहाँ पर दूर करते हैं। पार्ट 2 में स्टूडेंट्स हमने हार्डवेयर कंपोनेंट देखा था, यानी जब हमने फर्स्ट पार्ट देखा था तब हमने उसमें देखा था कंप्यूटर के 5 प्रमुख कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो 5 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं वो हमने यहाँ देखे थे, लोग, प्रोसीजर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड डेटा। ये हमने पार्ट 1 में देखा था। ठीक है, अब पार्ट 2 में आए तो जो कंपोनेंट्स हमने शॉर्ट में पढ़े थे उन्हीं को अब हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जितने भी भौतिक भाग हैं जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अब हार्डवेयर के अंतर्गत सभी इनपुट डिवाइसेस आते हैं, सभी आउटपुट डिवाइस आती है, इवन जो सीपीयू है वो भी हार्डवेयर डिवाइस ही कहलाती है। और जो आपकी मेमोरी यूनिट्स हैं, जैसे कि भले ही वो आपकी रैम हो गई या फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई, ये भी क्या है? हार्डवेयर ही है ना, क्योंकि जिनको आप टच कर सकते हो, उनका फिजिकल प्रेजेंस है जो बिल्कुल साक्षात आपको दिख रही है, जिनको आप हाथ में ले सकते हो, वो सभी क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। फाइन, अब यहाँ पे बच्चों को एक कंफ्यूजन हुआ था एक लाइन पर। यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा है पेरिफेरल, आमतौर पर इनपुट, स्टोरेज या आउटपुट। ठीक है, आगे की लाइन मैं पूरी नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ आप इतनी लाइन से समझ जाइए कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पेरिफेरल है वो इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज होती है। तो पहली बात जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था आमतौर पर या मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो जो भी आपके इनपुट डिवाइसेस है, जो भी आपकी आउटपुट डिवाइसेस है, या जो भी आपकी ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट भी है आउटपुट भी है, पेरिफेरल है। इनपुट भी है आउटपुट भी है से मतलब, देखिए आजकल क्या है, मल्टी फंक्शन डिवाइसेस का जमाना है। एक डिवाइस में कई सारे फंक्शन मौजूद होते हैं। जैसे कि यदि हम आज के टाइम के एडवांस प्रिंटर की बात कर लें तो जो प्रिंटर मशीन है उसमें स्कैनर का भी ऑप्शन हमको मिलता है, यानी उसके ऊपर स्कैनर भी फिट होता है। तो वो इनपुट भी हो गया, आउटपुट भी हो गया, क्योंकि स्कैनर इनपुट है और प्रिंटर आउटपुट है, और दोनों एक ही मशीन में फिट है, तो वो तो इनपुट भी आउटपुट भी है ना। तो ऐसी मशीन को हम मल्टी फंक्शन डिवाइस कहते हैं। तो ये मल्टी फंक्शन डिवाइस जो है ये भी पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, अब जो आपका प्रिंटर हुआ, चाहे स्कैनर हुआ या फिर आपका कीबोर्ड हुआ, जिनको हम पेरिफेरल कह रहे हैं, इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि ये सभी डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको हम बाहर से कंप्यूटर से जोड़ते हैं। बाहर से यानी जैसे कोई यूएसबी केबल के द्वारा हम कंप्यूटर से जोड़ देते हैं इनको बाहर से। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस जिनको आप कंप्यूटर में बाहर से जोड़ सकते हैं वो सभी आपकी पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो आप जितनी भी इनपुट डिवाइस है इनको बाहर से जोड़ सकते हो, आउटपुट डिवाइस को भी बाहर से जोड़ सकते हो। इनपुट आउटपुट जो मल्टी फंक्शन डिवाइसेस है इनको भी आप बाहर से जोड़ सकते हो। साथ ही साथ में देखो यूएसबी है, वो भी एक्सटर्नल कनेक्ट होती है ना आपके कंप्यूटर से। तो यूएसबी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, तो ये भी पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत ही आएगी। तो पेरिफेरल डिवाइसेस सिर्फ मोटे मोटे तौर पे मैंने बताया था इनपुट होती है, आउटपुट होती है। साथ ही साथ में आपकी ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो बाहर से कनेक्ट हो जाती है कंप्यूटर से, वो सभी आपकी पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। तो अगर आपको पेरिफेरल डिवाइस के बारे में अच्छे से जानना है तो इसकी एक सीधी सी बात है, ऐसी डिवाइसेस जो बाहर से कनेक्ट होती है आपके कंप्यूटर से। जैसे कीबोर्ड, इसको आप बाहर से यूएसबी से अटैच करते हो ना कंप्यूटर से। माउस है, माउस को भी आप बाहर से अटैच करते हो कंप्यूटर से। तो इस तरीके से जो भी आपके कंप्यूटर में बाहर से अटैच होती है वो सभी आपकी पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। लेकिन जो आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस होती है, जैसे कि सीपीयू, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए क्या सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस है? तो नहीं, सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। ये कोई बाहर से आप कनेक्ट नहीं करते हो सीपीयू को। सीपीयू जो है वो इंटरनल होती है, यानी सीपीयू है वो फिक्स होता है हमारे मदरबोर्ड के अंदर कंप्यूटर के। फाइन ना, तो जो सीपीयू है जैसे एसएमपीएस है जो कि आपके मदरबोर्ड में फिट है, वो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस बिल्कुल नहीं हो सकते। पेरिफेरल डिवाइसेस सिर्फ वही है जो आपके बाहर से कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं। तो वो आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। साथ ही साथ में जो स्टोरेज डिवाइस जिनको हम बाहर से कनेक्ट कर रहे हो, जैसे आपकी यूएसबी हो गई है ना, या उसको आप पेन ड्राइव बोलते होंगे तो पेन ड्राइव हो गई, या फिर आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। ओके,
ना इसके आगे फिर मैंने आपको बताया था कि सीपीयू कैबिनेट जो है उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है और इस मदरबोर्ड के अंदर आपकी मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्रोसेसर, ये सभी अपनी अपनी जगह पर फिट होते हैं। यानी इनके फिट होने के अपने अपने एक निजी सॉकेट होते हैं और उन सॉकेट में ही ये चीज़ें फिट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना प्रोसेसर सॉकेट, तो ये प्रोसेसर सॉकेट है ना। तो इस तरीके के अलग अलग मेटल बॉक्स होते हैं और उनमें ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर फिट होती हैं। ये आपका पूरा मदरबोर्ड के बारे में बताया गया था, ठीक है। साथ ही साथ में ये बताया गया था कि आप जितने भी डिवाइसेस को बाहर से जोड़ते हैं ना, जैसे यूएसबी वायर होते हैं, आजकल आपने देखे होंगे माउस में भी होते हैं, कीबोर्ड में भी होते हैं, उनको हम बड़ी आसानी से जोड़ देते हैं ना, जो हमारे यूएसबी पोर्ट्स, जो मदरबोर्ड की यूएसबी पोर्ट्स होते हैं उनमें। तो देखिए इधर ये देखिए बैक साइड में जो आपका मदरबोर्ड है इसके बैक साइड में देखिए इस तरीके से यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। तो इन यूएसबी पोर्ट्स में आप आसानी से अपनी डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ में यदि आप जानना चाहें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैसी होती है, तो देखिए इस तरीके से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। इसको देखिए ऐसा वायर होता है यूएसबी का, इसको आप सीधे कंप्यूटर से प्लग कर दीजिए। तो सीधे कंप्यूटर से प्लग हो रहा है ना, बाहर से प्लग हो रहा है ना, तो ये भी क्या है आपकी पेरिफेरल डिवाइस है। तो पेरिफेरल डिवाइस से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने ये देखे थे कि कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रमुख घटक कौन कौन से। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रमुख घटक हमने देखे थे, प्रोसेसर होता है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती है, मेन मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। फिर प्रोसेसर के बारे में हमने देखा था कि प्रोसेसर इस तरीके का देखिए सिलिकॉन वर्ग में आपको दिख रहा है ये प्रोसेसर, इस तरीके का प्रोसेसर होता है। इसमें देखिए इस तरीके से ये आपको पिन्स दिख रही है, तो इस तरीके की पिन होती हैं। और यहाँ पे देखिए तो ये बीच में जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ट्रांजिस्टर्स। जो प्रोसेसर है उनमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। लेकिन थोड़ा सा पुराने टाइप का है क्योंकि पहले पिन्स आती थी, अब अधिकतर जो प्रोसेसर है उनमें पिन नहीं आती, ठीक है, उनमें अधिकतर पिन नहीं आती उनमें, बट बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स जरूर होते हैं, ठीक है। फिर हमने और भी चीज़ें देखी थी। जो सीपीयू है उसके बारे में देखा था कि जो सीपीयू है उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। जो सीपीयू है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पेटियम होता है, इंटेल कोर होता है, एक्सियन होता है, स्पार्क प्रोसेसर होता है, ठीक है। इंटेल कोर में हमने देखा था i3, i5, i7। तो ये क्या थे, i3 बताता है थर्ड जनरेशन, i5 बता रहा है फिफ्थ जनरेशन और i7 बताता है सेवन्थ जनरेशन, ठीक है। साथ ही साथ में जो आपके साथ ही साथ में हमने देखा था जो सीपीयू है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अन्य कंपोनेंट्स को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। फिर हमने सॉफ्टवेयर घटक के बारे में देखा था। तो बताया था मैंने आपको कि जो सॉफ्टवेयर है वो डिजिटल मेमोरी के अंदर डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और यदि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पूछी जाए तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम की डेफिनेशन पूछी जाए तो प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। और जब कई सारे प्रोग्राम इकट्ठे होते हैं यानी प्रोग्रामों का जो समूह बनता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर में विशेषकर निर्देश लिखे होते हैं कि कंप्यूटर को किस प्रकार से कौन सा कार्य करना है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब देख लेते हैं हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन जान लेते हैं, जो कि आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है। हमने यहाँ पे जो इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन लिखी है, इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो यूजर को कंप्यूटर में डेटा या कमांड एंटर करने की अनुमति देते हैं, ठीक है। सो इनपुट डिवाइस वे सारी डिवाइसेस होती हैं जिनकी सहायता से यूजर कंप्यूटर को डेटा या कमांड देता है, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस हो गया, जैसे जॉयस्टिक हो गया, जैसे कि स्कैनर हो गया, ये सभी क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण है। देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखे भी हुए भी हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ये सभी इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण है। अब ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं इनको हम डीप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है और इसमें लगी कीज को हिंदी में कुंजियां कहा जाता है, ठीक है। कीबोर्ड्स में जो कीज लगी होती हैं उसको हिंदी में हम कुंजी कहते हैं या कुंजियां कहते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में ये सभी चीजें होती हैं। तो देखिए कंप्यूटर कीबोर्ड में यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे आपको F1 से लेकर F12 तक की कीज दिखती हैं। ये सभी कीज आपकी कहलाती हैं फंक्शन कीज, ठीक है। इसको देखिए हमने यहाँ पे बताया हुआ है F1 से F12 तक फंक्शन कीज होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो आपको कुछ सिंबल्स कीज मिल जाएंगी, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाएगा, आपको M% का साइन मिल जाएगा, आपको हैश का साइन मिल जाएगा, ठीक है, आपको डॉलर का साइन मिल जाएगा, ठीक है।
इस तरीके के जो साइन, इस तरीके के जो सिंबल होते हैं, जैसे कि और देख लीजिए तो कॉमा हो गया, और देख लीजिए तो कॉमा कॉलन हो गया, है ना, सेमी कॉलन हो गया, जो इस तरीके से लगता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो इस तरीके के जितने भी सिंबल होते हैं जिन कीज पे, उन सभी कीज को हम कहते हैं सिंबल की। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, ये इस प्रकार की जितने भी आपकी कीज हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, सिंबल की बोलते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए तो आपको अल्फाबेट मिलते हैं ए से लेकर जेड तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ ए टू जेड तक की अल्फाबेट कीज भी कीबोर्ड में मौजूद होती हैं। फिर देखिए तो यहाँ पे देखिए इस जगह आपको न्यूमेरिक कीज मिल जाती है ना, जो कि आपकी 0 से लेकर 9 तक की होती हैं। तो ये कीज आपको यहाँ भी मिलती हैं, और साथ ही साथ में ये कीज आपको इस जगह भी मिलती हैं। तो ये क्या कहलाती है, हमारी न्यूमेरिक की, जो कि 0 से लेकर 9 तक की होती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया है कि ये सभी क्या है, हमारी न्यूमेरिक कीज है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मिलती है एक नम्स लॉक की। नम्स लॉक की क्या होती है, नम्स लॉक की ऐसी की होती है जब हम इसको ऑन करते हैं तभी हमारे इस पैड पे लिखे हुए जो नंबर हैं वो टाइप हो पाते हैं। जैसे ये नम्स लॉक की ऑफ है ना, तो अब आप 1 2 3 4 कितने भी प्रेस कर दो, आपके ये 1 2 3 4 टाइप नहीं होने वाले। लेकिन जब आप इस नम्स लॉक की को ऑन कर दोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो पैड बना हुआ है ना, न्यूमेरिक पैड कहते हैं इसको, इसमें आप 1 2 3 4 जब टाइप करोगे या इनको प्रेस करोगे, सॉरी, या फिर जब आप इनको प्रेस करोगे तो ये टाइप हो जाएंगे आपकी आउटपुट स्क्रीन पर, यानी मॉनिटर पे टाइप होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो शर्त क्या है, नम्स लॉक की ऑन होनी चाहिए, तभी आपके राइट हैंड साइड के ये न्यूमेरिक की के जितने भी न्यूमेरिकल कीज हैं, है ना, यानी ये कह लीजिए जितने भी नंबर हैं वो टाइप हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नम्स लॉक की के ऑन होने पर। ऑफ होने पर ये टाइप नहीं होते। अब ऐसी एक की और होती है जो कि हमें यहाँ पर होती है, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल लॉक की। ठीक है, स्क्रॉल लॉक की से क्या होता है, कंप्यूटर का जो स्क्रॉलिंग होता है उसको बंद या चालू किया जा सकता है। तो स्क्रॉलिंग की को आप ऑन कर दोगे तो स्क्रॉलिंग ऑन हो जाएगी, स्क्रॉल की को आप ऑफ कर दोगे तो स्क्रॉलिंग बंद हो जाएगी। इसी प्रकार एक होती है यहाँ पे आपकी कैप्स लॉक की। ठीक है, तो कैप्स लॉक की क्या होती है, जब आप कैप्स लॉक की को ऑन कर दोगे तो कैपिटल लेटर आ जाएंगे, कैप्स लॉक की को ऑफ कर दोगे तो स्मॉल लेटर्स टाइप होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिक की है, स्क्रॉल लॉक की है और कैप्स लॉक की है, ये किस आधार पे काम कर रही है, ऑन और ऑफ के आधार पे काम कर रही है ना। तो जो कीज आपके ऑन और ऑफ के आधार पे डिफरेंट तरीके के काम करती हैं, उनको हम कहते हैं टॉगल की। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो आपकी नम्स लॉक की है, कैप्स लॉक की है, स्क्रॉल लॉक की है, ये तीनों की ऑन ऑफ फीचर के आधार पर काम करती हैं और इनको हम टॉगल कीज के नाम से भी जानते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमको यहाँ पे कंट्रोल की मिलती है, ऑल्ट की मिलती है। ठीक है, तो ये जो आपकी कंट्रोल की है, ऑल्ट की है, इनको हम कॉम्बिनेशनल की बोलते हैं। कॉम्बिनेशन की क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कभी भी अकेली काम नहीं करती, ये किसी अन्य की के साथ मिलकर काम करती है। जैसे कंट्रोल की है ना, तो कंट्रोल की आप दबा लो अकेली, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ सी दबा दिया, ठीक है, कंट्रोल के साथ सी की को प्रेस कर दिया, तो वो जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है ना वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल ने अकेले काम नहीं किया, कंट्रोल के साथ सी जब यूज में आई तभी कोई डाटा कॉपी हो पाया। इसी प्रकार कंट्रोल के साथ वी का यूज करो तो कोई डाटा कॉपी होके कहीं और जाके यहाँ भी आपकी पसंद होती है वहाँ पेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ऑल्ट की भी होती है, ऑल्ट की भी अकेले काम नहीं करती, ऑल्ट के साथ अन्य की काम करती है। जैसे कि आप वर्तमान में कोई सा भी सॉफ्टवेयर ओपन करे हैं यदि, तो ऑल्ट के साथ आप F4 फंक्शन की को प्रेस कर दीजिए तो जो भी सॉफ्टवेयर आपका ऑन है वो बंद हो जाएगा, यानी जो भी आपका पेज ओपन है वो बंद हो जाएगा कंप्यूटर पे। ठीक है, तो ऑल्ट अकेला काम नहीं करेगी, ऑल्ट के साथ अन्य की कार्य करेगी। तो इसलिए हम कंट्रोल की को और ऑल्ट की को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन की कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है कंट्रोल की और ऑल्ट की क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन की कहलाती है। इसके अलावा और भी कई सारी कीज होती हैं जिनको हम नेविगेशन की यानी एरो की को एरो की के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे बनी हुई है ये जो कीज हैं, इनको हम नेविगेशन कीज या फिर हम इनको एरो कीज भी बोलते हैं, या फिर हम इनको डायरेक्शनल कीज भी बोलते हैं। ठीक है ना, अन्य कीज देख लेते हैं। तो ये जो है ये आपके बैक स्पेस की है जिसके द्वारा आप रफ करते हैं डाटा को। और अन्य देखते हैं कीज, तो यहाँ पे देखिए एक
और भी इम्पोर्टेंट की है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एस्केप की। राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको कीबोर्ड समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस वे डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम में कर्सर को जो कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी डेटा को पॉइंट करती हैं कर्सर के द्वारा। ठीक है, जैसे कि माउस है, तो माउस क्या करता है, बेसिकली पॉइंट करता है ना। तो जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये जो रेड आपको दिख रहा है कर्सर मेरा, ठीक है, ये कर्सर बेसिकली जैसे मैं अपने माउस को मूव कर रही हूँ ना, वैसे वैसे कर्सर मूव कर रहा है। अब जैसे मुझे पॉइंट करना है तो डिवाइस के ऊपर, तो डिवाइस के ऊपर मैं कर्सर ले आई, तो बेसिकली जो कर्सर है वो क्या कर रहा है, डिवाइस को पॉइंट कर रहा है ना। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो किसी टेक्स्ट को, किसी फोल्डर को, किसी फाइल को या अन्य किसी ग्राफिक्स को पॉइंट करती है, यानी स्क्रीन पे किसी ना किसी चीज को पॉइंट करती है, पॉइंटिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली पॉइंट हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, माउस के द्वारा होता है। तो माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, सो पॉइंटिंग डिवाइस जो है माउस तो होती है, जनरली आप सभी जानते हो माउस, लेकिन माउस के अलावा और भी डिवाइसेस हैं जो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है, जिनके जरिए हम कर्सर को पॉइंट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पर। तो कौन कौन सी होती है वो देखिए, एक तो माउस होता है, दूसरा टच पैड होता है, तीसरा ट्रैक पॉइंट होता है, चौथा ट्रैक बॉल होता है, देन जॉयस्टिक होता है, देन ग्राफिक्स टेबलेट होता है। ठीक है, अब ये जो जितनी भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, इनकी एक विशेषता और है, वो ये है कि जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करती हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ये मतलब है, जैसे कि आज के टाइम में आप जितना भी इंटरफेस देखते हो, यानी कंप्यूटर पे जो स्क्रीन देखते हो, वो अधिकतर इसी टाइप की देखते हो ना। आपको फोल्डर्स दिखते हैं, आपको इस तरीके से फाइल दिखती है, इनके ऊपर आप जस्ट अपने माउस का कर्सर ले जाते हो, डबल क्लिक करते हो, ये फाइल क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार का जो इंटरफेस है ना, जिसमें हम किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस के द्वारा किसी फाइल फोल्डर को पॉइंट करके उसको ओपन कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं, ऐसा जो इंटरफेस है ना, ये जो हमको सुविधा फैसिलिटी मिली है, ये इंटरफेस या ये फैसिलिटी हमारी कहलाती है GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, अच्छे से पूछा भी जाता है GUI का फुल फॉर्म। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप बुक देखोगे तो बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है क्या क्या सभी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर के इंटरफेस होते हैं, क्या सभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं? तो देखो, आज के जमाने में तो सभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होते हैं अधिकतर, लेकिन एक टाइम था जब हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होती थी कि हम सीधे माउस से जाके किसी भी फाइल को ओपन कर लें, क्योंकि उस टाइम पे कमांड लाइन यूजर इंटरफेस चलते थे। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में आपको कोई ये सुविधा नहीं थी कि आप माउस ले जाओ झट अपनी फाइल खोल दो। उस समय आपको हर काम कमांड के रूप में करना होता था। जैसे कोई फाइल को खोलना है तो कमांड दो, तब जाके फाइल खुलेगी। कोई फाइल को बंद करना है तो कमांड दो, तब जाके फाइल बंद होगी। तो जब आप कमांड के द्वारा ही काम कर रहे हो तो माउस की तो आवश्यकता ही नहीं है ना। तो जितनी भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, ये GUI इंटरफेस जब आ गया था मार्केट में, उसके बाद से ही आई है। फाइन, तो आपकी जो पॉइंटिंग डिवाइस है GUI इंटरफेस के ऊपर ही काम करती है। आगे बढ़ते हैं, तो अब जान लेते हैं माउस के बारे में। तो माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, साथ ही साथ में माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस तो होती है, साथ ही साथ में जो माउस है वो क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। माउस का यूज मुख्य रूप से कंप्यूटर स्क्रीन पर डिफरेंट आइटम्स को चुनने, उनके विषय को में जानने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने में किया जाता है। ठीक है, माउस का उपयोग हम क्यों करते हैं? ताकि हम स्क्रीन पर जो भी फाइल फोल्डर दिख रहा है इसको ओपन कर सके, इसको बंद कर सके, इसके अंदर जो डाटा लिखा हुआ उसको सिलेक्ट कर सके, चुन सके, इसलिए हम माउस का यूज करते हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माउस का फुल फॉर्म, तो इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में अच्छे से। माउस का फुल फॉर्म होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट। नेक्स्ट, जो माउस है ये कई प्रकार के मॉडल में आता है। ठीक है, यानी इसके कई प्रकार के अलग अलग मॉडल होते हैं और अलग अलग मॉडल में अपने अलग अलग फीचर्स और उनकी कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, प्राय अधिकतर जितने भी माउस आप देखते हो आजकल, ये इन सभी माउसों में 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉलिंग व्हील भी होता है। देखिए, जैसे कि माउस दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो लेफ्ट बटन है, एक राइट बटन है। सॉरी, ये लेफ्ट बटन रहेगा, ये राइट बटन रहेगा और ये रहेगा आपका स्क्रॉलिंग। ठीक है, या फिर हम इसको स्क्रॉलिंग व्हील भी कहते हैं। ठीक
ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए माउस के बारे में जो बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है जिसको आप ध्यान से देख लीजिए कि एक माउस आता है जिसको हम बोलते हैं मशीनटॉस माउस। इस माउस की विशेषता है कि इसमें एक ही बटन होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो मशीनटॉस माउस है उसमें एक ही बटन होता है। बाकी अन्य जो आपके नॉर्मल माउस होते हैं इनमें 2 बटन होते हैं और स्क्रॉल व्हील होता है। ठीक है। नाउ अब ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को हमने डीप में अच्छे से यहाँ पे पावर पॉइंट स्लाइड के थ्रू पढ़ा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे पावर पॉइंट स्लाइड के थ्रू ही इन सभी चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है। तो माउस के जो भी चीजें हैं वो हम पावर पॉइंट स्लाइड के थ्रू पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए नोट्स के द्वारा। तो यहाँ पे आपने माउस के बारे में अच्छे समझ लिया कि माउस का फुल फॉर्म क्या होता है, माउस के कितने मॉडल्स जो है वो किस आधार पर बांटे गए हैं, माउस का क्या यूज होता है। अब हम माउस के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो प्रकार है माउस का वो है कॉर्डेड माउस। कॉर्डेड माउस का मतलब होता है ऐसा माउस जिसमें तार लगा हुआ होता है। तो जितने भी ये माउस देख रहे हैं इनमें क्या है, तार लगे हुए हैं। तो ये सभी आपके कॉर्डेड माउस है। ठीक है। तो कॉर्डेड माउस ऐसे माउस होते हैं जिनमें वायर होता है और वायर के द्वारा इनको कनेक्ट किया जाता है। अब जितने भी आपके तार वाले माउस होते हैं ना, यानी कॉर्डेड माउस होते हैं, वो मुख्य 3 प्रकार के केबल के साथ आते हैं। एक सीरियल केबल होती है, एक PSY2 केबल होती है, एक USB केबल होती है। तो देखिए जब भी आपके माउस में इस तरीके का तार है ना, इसका मतलब ये केबल कौन सी है, सीरियल केबल है। यदि आपके माउस में इस प्रकार का वायर है यानी ये PS2 केबल का माउस है। यदि आपके माउस में इस प्रकार का वायर है तो ये USB प्रकार की केबल का माउस है। ठीक है। अब ये जितने भी माउस हैं इनके लिए देखिए जो आपका CPU कैबिनेट होता है, यहाँ पे इनके लिए अलग अलग स्पेस बनी होती है। तो जो भी इसके लायक पोर्ट होगा वहां पे हम इनको फिट करते हैं। जैसे इस तरीके का माउस है तो यहाँ पे आपको देखिए सीरियल पोर्ट्स मिलते हैं, तो सीरियल पोर्ट्स में फिट होगा ये इस तरीके का माउस। इस तरीके का माउस के लिए PS2 के पोर्ट्स मिलते हैं जो कि आपको मुख्य ग्रीन कलर में या ग्रीन कलर के दिख जाएंगे, गोल आकार के। उन्हीं उसी पोर्ट में ये आपका PSY2 माउस फिट होगा। यदि USB माउस है तो आजकल आपने हो सकता है यूज भी किया हो, तो प्रॉपर जो भी आपका USB पोर्ट होगा वहां पे आपका USB माउस लग जाएगा। ठीक है। अब ये जो भी इनसे रिलेटेड पोर्ट है उन्हीं में ये माउस क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट हो जाने के बाद ये CPU से ही पावर लेकर कार्य को करते हैं। ठीक है। यानी कंप्यूटर के द्वारा ही पावर को ले लेते हैं, यानी इसमें कोई भी एक्सटर्नल बैटरी की आवश्यकता नहीं होती। तो माउस के प्रकार में हमने पहले प्रकार का माउस देखा जिसको हमने कॉर्डेड माउस के रूप में जाना। कॉर्डेड माउस यानी ऐसा माउस जिसमें तार होते हैं। तो माउस के प्रकार में पहला माउस हमने देखा तार युक्त माउस। ठीक है। यानी केबल वाला माउस, जिसमें हमने 3 प्रकार की केबल यहाँ पे देखनी है। अब नेक्स्ट जो माउस का प्रकार है वो हम देखते हैं कॉर्डलेस यानी वायरलेस माउस। ठीक है। तो ऐसे माउस जिनमें वायर नहीं होता उनको हम कॉर्डलेस या वायरलेस माउस कहते हैं। ठीक है। अब इस तरीके के जो माउस है उनको कनेक्ट करने के लिए इस तरीके की डिवाइस आती है। आपको पहले इस तरीके की डिवाइस को अपने कंप्यूटर से अटैच करना होगा, तब ये माउस आपके वर्क करने लग जाएंगे। एक बात और है यहाँ पर कि इस तरीके के जो माउस होते हैं जो वायरलेस होते हैं इनमें बैटरी की आवश्यकता होती है। ठीक है। नाउ अगला प्रकार हम माउस का देखते हैं तो वो है आपका मैकेनिकल माउस, जो कि पहले ज्यादा चलते थे, जो कि इस तरीके के होते थे। देखिए इस तरीके का माउस होता था। ठीक है। इस तरीके के माउस में क्या इस तरीके से देखिए बॉल फिट कर रहा है ना, तो इस तरीके के जो पुराने माउस होते थे जिनको हम मैकेनिकल माउस कहते हैं इनमें बॉल होती थी। ठीक है। इस तरीके की बॉल होती थी। ठीक है। और इस बॉल के आधार पे जो माउस का कर्सर है वो मूव करता था। बेसिकली क्या होता था, हम जब माउस को मूव करते थे ना तो इसकी सतह पे जो बॉल लगी हुई ना ये मूव होती थी। अब इस बॉल के द्वारा ही जो माउस है वो सेंस करता था आपका डायरेक्शन और उसी के आधार पे वो स्क्रीन पे कर्सर को मूव करता था। ठीक है। तो यदि आप देखेंगे इस माउस का बैक साइड तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे इस तरीके की ये देखिए बॉल होती है। ठीक है। तो मैकेनिकल माउस जो है वो उसको हम बॉल माउस भी कहते हैं। ठीक है। इस माउस में एक तो बॉल होती है और इसमें कई सारे रोलर भी होते हैं। ठीक है। और ये जो रोलर है, जो बॉल है, यही आपके जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करती है। यानी यूजर जिस भी दिशा में माउस को मूव कर रहे हैं ना उसको ट्रैक करती है और उसी के आधार पे, ट्रैकिंग के आधार पे ही वो स्क्रीन पे कर्सर को मूव करती है। अब ये जो आपके माउस होते हैं मैकेनिकल माउस, ये अधिकांशतः यहाँ कह लीजिए कि लगभग सभी माउस जो हैं वो कॉर्डेड होते हैं यानी वायर्ड माउस होते हैं, यानी कि ये सभी तार युक्त माउस होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ में आजकल के जो माउस है आप देखते हो उनमें क्या होती है, लाइट होती है। अब जो बॉल वाले माउस है कम आने लगे, लाइट वाले होते हैं।
तो जो लाइट वाले माउस होते हैं ना, यानी जिनमें आप कंप्यूटर चालू करते हो तो माउस में लाइट आने लगती है, तो इस तरीके के माउस आपके ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं। ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम में। तो ये जो आपके ऑप्टिकल माउस है ये ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसके पहले चलने वाले ये जो बॉल वाले माउस थे ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते थे। यदि आप ऑप्टिकल माउस की, जो आजकल चलते हैं ना ऑप्टिकल माउस जिनमें लाइट होती है, उनकी तुलना में कंपेयर करें तो ये बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, बहुत ही कम पॉपुलर है। सारे इनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो माउस है ना, इनका आपको खासकर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता था, ठीक है। यदि इनमें गंदगी गई, धूल वगैरह में यूज किया तो ये माउस ना तो चलते थे ना प्रॉपर काम कर पाते थे, इसलिए इनकी राख रखाव बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन बात ये कि राख रखाव अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो इनकी परफॉर्मेंस फिर बहुत अच्छी होती थी ना। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल माउस की, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको बोल के बताया था, उसकी हम थ्योरी के रूप में देख रहे हैं। ये देखिए आजकल आप इसी तरीके के माउस का यूज करते हैं ना, इनमें लाइट्स आती हैं, इस तरीके के माउस को हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। ये जो आपने पहले माउस पढ़े थे मैकेनिकल माउस, इसकी तुलना में ज्यादा पॉपुलर होते हैं, ठीक है। ये जो माउस होते हैं, ठीक है, तो ये जो माउस है ये क्या है, ये ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं या ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक माउस कहलाते हैं, ठीक है। इनका भी यूज सेम चीज है, यूजर जैसे से मूव करता है इन माउस को, वैसे वैसे उस मूवमेंट को ये ट्रैक करते हैं और ट्रैकिंग के आधार पर स्क्रीन पे कर्सर को मूव करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में माउस काफी रिलायबल होते हैं, इनका मेंटेनेंस सरल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए हमने जो मैकेनिकल माउस देखे थे, इनका जो राख रखाव है, इनका जो मेंटेनेंस है वो टफ था, क्योंकि इनकी में हमें साफ सफाई का, धूल का बहुत विशेष ध्यान रखना होता था। इनकी राख रखाव में ज्यादा परेशानी नहीं आती, ठीक है। साथ ही साथ में लेकिन एक बात ये है कि ये जो माउस है ना, ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी सरफेस आपका बिल्कुल सही है, माउस के चलाने लायक है, स्मूथ है, तब तो ये माउस प्रॉपर काम करेगा। लेकिन सरफेस प्रॉपर नहीं, यानी ऊबड़ खाबड़ जगह पे आप चला रहे हो तो माउस तरीके से नहीं चलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में अधिकतर माउस ऐसे होते हैं जैसे कि प्रॉपर सरफेस उनको मिली है तब भी नहीं चलते, तो उस कंडीशन में फिर आपको माउस पैड का यूज कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की, जो कि है ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट जो है वो कोई अलग से डिवाइस नहीं है, बेसिकली कई कीबोर्ड इस तरीके से आते हैं जिनमें इस तरीके का रबड़ का एक ट्रैक पॉइंट लगा होता है। ये जो ट्रैक पॉइंट है, ये इसको आप पकड़ के इसको आप मूव कर सकते हो फिंगर की सहायता से, ठीक है। तो आप जैसे जैसे रबड़ का जो पॉइंट है इसको मूव करोगे, वैसे वैसे कर्सर आपकी स्क्रीन पर मूव हो जाएगा। तो ये भी कर्सर को मूव करने के काम में आता है, ठीक है। और ये जो ट्रैक पॉइंट है ये आपके कीबोर्ड पर ही लगा हुआ होता है, ठीक है। तो जो ट्रैक पॉइंट इसकी एक विशेषता और है, जो हम यहाँ पे हमने लिखी हुई है, ये एक छोटे जॉयस्टिक की तरह काम करता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि छोटे जॉयस्टिक का रूप क्या है, तो छोटे जॉयस्टिक का रूप ट्रैक पॉइंट होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो आपका ट्रैक पॉइंट है ये एक छोटे जॉयस्टिक की तरह काम करता है और कर्सर की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए ट्रैक पॉइंट का हम यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होती है? तो देखिए माउस की तरह ही होता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में क्या होता है, जैसे नॉर्मल आपका माउस होता है उसके ऊपर नॉर्मल जैसा माउस होता है वैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बटन वगैरह या स्क्रॉलिंग व्हील ना होते हुए इसमें क्या होता है, इस तरीके से बॉल होती है। तो जैसे जैसे आप इस बॉल को मूव करोगे ना, वैसे वैसे आपका कर्सर मूव होता चला जाएगा, राइट, ठीक है। अब आजकल तो मार्केट में ये जो ट्रैक बॉल है ये भी कैसे आने लगे हैं, ऑप्टिकल ट्रैक बॉल के रूप में आने लगे हैं। तो ये जो आपके ऑप्टिकल ट्रैक बॉल आने लगे हैं, इनमें रोलर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जो आपके ट्रेडिशनल ट्रैक बॉल थे उनमें तो रोलर की जरूरत होती थी, लेकिन जो अब आपके मार्केट में आ रहे हैं इनमें रोलर की जरूरत नहीं होती। साथ ही साथ में इनका जो मेंटेनेंस है वो भी टफ नहीं होता, यानी गंदी सतह पे भी आप इन पे वर्क कर सकते हो, गंदी सतह होने पर इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल माउस आते थे वो उसका राख रखाव बहुत जरूरी था, वो धूल वगैरह में यदि आप उनको चला दो तो वो खराब होने के चांसेस उनके बहुत बढ़ जाते थे, वो प्रॉपर काम भी नहीं कर पाते थे। लेकिन जो अब आपके एडवांस ट्रैक बॉल्स है इनका राख रखाव भी सही है ना, गंदगी से भी इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और साथ ही साथ में इनका मूवमेंट बड़ा अच्छा है, ठीक है। और इनमें रोल, यदि पुराने आप ट्रैक बॉल देख लें तो उनमें रोलर्स होते थे, लेकिन जो नए जमाने के ट्रैक बॉल है इनको हम ऑप्टिकल ट्रैक बॉल कहते हैं और इनमें रोलर की आवश्यकता नहीं होती। अब बात कर लेते हैं जॉयस्टिक की। तो जॉयस्टिक जो है बेसिकली एक गेम कंट्रोलर कहलाता है, क्योंकि
क्योंकि इसका यूज अधिकतर बच्चे करते हैं कंप्यूटर में वीडियो गेम को खेलने के लिए। तो ये भी एक तरीके की माउस जैसी पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। इसमें जिस तरीके से आप इसको मूव करोगे उसी तरीके से आपका कर्सर भी आगे पीछे दाएं बाएं मूव हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर ना। अब बात कर लेते हैं ग्राफिक्स टैबलेट की। तो ग्राफिक्स टैबलेट क्या होते हैं? देखिए इस तरीके का जो टैबलेट होता है इसको हम ग्राफिक्स टैबलेट कहते हैं, जिसमें हम कुछ डाटा लिख सकते हैं, कुछ इसमें हम ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। अब ये ड्राइंग बनाने के लिए क्या यूज में आता है? तो देखिए जैसे हम ट्रेडिशनल तौर पे कॉपी और पेंसिल का या पेन का यूज करते हैं ना ड्राइंग बनाने के लिए, ऐसे ही हम यहाँ पे एडवांस रूप में ऐसा है कि टैबलेट आता है, इसमें इसके साथ एक पेन भी आता है और इस पेन के द्वारा हम डिजिटल ड्राइंग कर सकते हैं। यानी ये जो टैबलेट है इसके ऊपर हम ड्राइंग बना सकते हैं, इसके ऊपर हम कुछ लिख सकते हैं और लिखने के बाद ड्राइंग बनाने के बाद हम उसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो टैबलेट होता है इसको हम ग्राफिक्स टैबलेट कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है? क्या कारण है कि आप जैसे इस पे लिखते जाते हो इसमें वो चीज बनती चली जाती है। तो ध्यान दीजिए इनमें प्रेशरिंग सेंस होते हैं, यानी प्रेशर के सेंस होते हैं, यानी ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि प्रेशर को सेंस करते हैं। तो जैसे आप माउस के द्वारा कुछ भी चीज बनाओगे तो प्रेशर तो दोगे इसका। तो जैसे ही आप पेंसिल के द्वारा टैबलेट पे कोई चीज बनाओगे इसका मतलब आप पेन या जो भी आपको मिला है टैबलेट पे चलाने के लिए उस पेन के द्वारा बेसिकली आप क्या कर रहे हो? प्रेशर दे रहे हो। तो जैसे भी जिस जगह आप प्रेशर दे रहे हो ना उस जिस जगह वो प्रेशर को सेंस कर रहा है और सेंस करके वो उसी आकृति को बनाता चला जाता है टैबलेट के ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ में इसमें आपको अलग अलग साइज के ब्रश इत्यादि चीजें मिलती हैं। ये थी सारी आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो आपने इनपुट डिवाइसेस में अभी दो प्रकार की डिवाइसेस देखी, एक तो कीबोर्ड देखा, दूसरा आपने पॉइंटिंग डिवाइस देखा। और पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आपने ये 4-5 चीजें देखी, जिसमें आपने माउस देखा, ट्रैक पॉइंट देखा, ट्रैक बॉल देखा, टच पैड। अच्छा टच पैड नहीं देखा भी आपने, मैं आप टच पैड बुक में बताती हूँ इसका। देखिए बुक में जो लिखा हुआ है ये माउस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें यहाँ पे टच पैड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो टच पैड को यहाँ से देख लेते हैं फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो टच पैड जो है वो बेसिकली देखिए इस तरीके से लैपटॉप होते हैं उनमें होता है इस तरीके का टच पैड, इस तरीके का पैड होता है। ये बिल्कुल माउस की तरह काम करता है। इसमें आप अपने फिंगर को जिस भी डायरेक्शन में घुमाएंगे इस टच पैड के ऊपर उसी डायरेक्शन में कर्सर मूव कर जाएगा। फिर जैसे आपके माउस में क्लिक करने के लिए बटन होते हैं ना, ऐसे इसमें भी लेफ्ट बटन और राइट बटन होता है क्लिक करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का जो पैड होता है इसको हम टच पैड कहते हैं। जैसे हम अपने फिंगर को इसके ऊपर मूव करते हैं वैसे वैसे कर्सर स्क्रीन के ऊपर मूव होता चला जाता है, ठीक है। फिर बात आती है ट्रैक पॉइंट की। तो ट्रैक पॉइंट मैंने आपको बता दिया जो कीबोर्ड में लगा होता है, ट्रैक बॉल भी मैंने आपको बता दिया है, जॉयस्टिक भी मैंने आपको बता दिया है, ग्राफिक्स टैबलेट भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए ग्राफिक्स टैबलेट में इस तरीके की पिक्चर बन जाती है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है स्कैनर और मिडी डिवाइस, ठीक है, MICR, OCR, OMR, ठीक है। इन सबको हम नोट्स के द्वारा पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आप स्टूडेंट्स बुक में जरूर पढ़ लीजिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देख लेते हैं स्कैनर, ठीक है। अब स्कैनर कैसे डिवाइस है? तो स्कैनर देखिए एक लेजर टेक्निक के ऊपर काम करने वाली डिवाइस है। लेजर टेक्निक कैसी होती है? जैसे कि आप फोटोकॉपी करवाने गए होंगे कभी तो आपने देखा होगा ना, जब फोटोकॉपी होती है तो एक लाइट जो है वो मूव करती है। तो इस तरीके की टेक्निक के ऊपर जो डिवाइसेस काम करती है ना उसको हम लेजर टेक्निक कहते हैं। तो इसी के आधार पे हमारा स्कैनर भी काम करता है, इसमें भी लेजर टेक्निक का यूज होता है, ठीक है। अब जो स्कैनर होता है इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से हम पेपर को रख देते हैं। अब पेपर के ऊपर जो भी लिखा होता है या जो भी चित्र बना होता है वो सभी चीजें कंप्यूटर में PDF के रूप में या फिर इमेज के रूप में पहुंच जाती है, ठीक है। तो हम अपने किसी हार्ड कॉपी का डाटा सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्कैनर किसी भी पेपर पे बनी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी टेक्स्ट हो, उन सभी को कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में पहुंचा देता है, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसको आपको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना है स्कैनर के बारे में। नेक्स्ट मिडी डिवाइस। मिडी डिवाइस क्या होती है? देखिए आजकल कई सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र आते हैं जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र है ना, इन पे जब आप प्ले करोगे साउंड तो वो फिर डिजिटल मशीन पे कैसे बजेगा? तो इसके लिए यूज में आती है एक मिडी डिवाइस, है ना। तो मिडी डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र होते हैं ना, इनकी सूचना को या इनकी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में पहुंचाती है, यानी ट्रांसफर करने का काम करती है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें लिखा भी हुआ है। मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए। मिडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। और क्या करता है ये, तो हमें लिखा है यहाँ पे, ये एक ऐसी प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य के बीच इंफॉर्मेशन प्रसारित करती है। ठीक है, देखिए ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जब ये बजेगा तो संगीत प्रसारित कैसे होगा, यदि आपने इसको कंप्यूटर से जोड़ दिया तो कंप्यूटर तो एक डिजिटल मशीन, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक साउंड वाले सिस्टम होते हैं, इनको प्रसारित करने के लिए हम मिडी डिवाइस का यूज करते हैं। तो कंप्यूटर में यदि आपको इनको कनेक्ट करना होता है तो आपको मिडी डिवाइस की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, अब इस मिडी डिवाइस का यूज करके क्या होता है, हम सीधे कोई भी कलाकार होता है वो अपने संगीत को प्ले कर पाता है कंप्यूटर पर। ना नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है MICR। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक मशीन है जो कि मैग्नेट से लिखे हुए डाटा को रीड करती है। अब बात आती है मैग्नेट से लिखा हुआ डाटा कहाँ होता है, तो देखिए आपने देखा होगा कोई भी चेक होता है उसमें यहाँ पे देखिए कोड लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो कोड है इसी को हम क्या बोलते हैं, MICR कोड बोलते हैं। तो अब इस MICR कोड को अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए, कि इसको कंप्यूटर भी अच्छे से समझ जाए, है ना, या फिर ये जो कोड लिखा हुआ है ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या करती है, मैग्नेट से लिखे हुए कोड को रीड करने में सक्षम होती है। ये मैग्नेट से लिखे हुए कोड को रीड कर लेती है और रीड करके डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में पहुंचा देती है। ठीक है, तो अधिकतर बैंक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा यूज में आती है। ठीक है, बैंक का जो काम है उसको ये सरल बनाती है। साथ ही साथ में जो चेक क्लियरिंग होता है वो बेसिकली इस मशीन के द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अब आ जाता है OMR। लेकिन एक बात और, ये सभी चीजें आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है OMR। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर से क्या मतलब है, तो देखिए आप OMR शीट भरते हैं जब भी किसी परीक्षा को देने जाते हैं। आजकल जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम की अधिकतर आप परीक्षा देते हैं तो उसमें OMR शीट मिलती है। तो इस OMR शीट में आप क्या करते हैं, बेसिकली जो आपको सर्कल दिए होते हैं उन सर्कल को आप अच्छे से क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो जो भी सर्कल आपने फिल किया है इसको आजकल क्या है, कंप्यूटर के द्वारा ही रीड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो OMR शीट के ऊपर आप जो सर्कल भर के आते हो ना, इस सर्कल को बेसिकली इस तरीके की एक OMR मशीन होती है, इसके द्वारा रीड किया जाता है। तो आपकी जो OMR शीट जो है वो इसी तरीके की मशीन के द्वारा जांची जाती है। ठीक है, सो OMR जो है वो क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ये भी एक प्रकार का स्कैनर होता है और ये क्या करता है, आपके जो पेन या पेंसिल के द्वारा बनाए हुए जो निशान है उनको पहचानने की शक्ति रखता है। साथ ही साथ में ये तकनीक सर्वे, परीक्षा या चुनाव, इन सब में बहुत उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आता है आपका OCR। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक प्रकार का हार्डवेयर या कह लीजिए कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, OCR जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये हार्डवेयर के रूप में भी आता है, ये सॉफ्टवेयर के रूप में भी आता है। ठीक है, तो जो OCR है वो बेसिकली क्या करता है, आपका जो कागज के ऊपर लिखा हुआ या अन्य जगह लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसको कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब आप कहेंगे जो स्कैनर था मैडम वो भी यही कर रहा था, तो ध्यान दीजिए जो स्कैनर है वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर इमेज के फॉर्म में या PDF के फॉर्म में डाटा को ले जाता है, जिसमें आप पर्टिकुलर कैरेक्टर को चुन नहीं सकते आसानी से उस कैरेक्टर को आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन OCR ऐसी फैसिलिटी देता है कि सीधा के सीधा जो डाटा है वो कैरेक्टर के रूप में ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, तो डाटा एंट्री के काम में ये बहुत सरलता हो जाती है। जैसे कोई कागज पे कोई चीज लिखी हुई है ना, मान लो 100 एंट्रियां हैं, अब कागज के ऊपर लिखी हुई 100 एंट्रियां आपको कंप्यूटर में पहुंचानी है, तो आप क्या करोगे, या तो 100 एंट्री बैठकर करो या फिर सीधी सी बात है OCR स्कैनर का यूज करो। OCR जो भी 100 एंट्री उनको आपके कंप्यूटर में एज इट इज पहुंचा देगा और आप उस डाटा को अरेंज कर दो, तो वो डाटा किस फॉर्म में पहुंचेगा, कैरेक्टर के फॉर्म में पहुंचेगा। जैसे आप टाइप कर रहे हो ना नॉर्मल कैरेक्टर कंप्यूटर पे, इसी फॉर्म में वो डाटा OCR के रूप में आपके कंप्यूटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो OCR है ये अधिकतर पासपोर्ट डॉक्यूमेंट, बैंक इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट, कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट, बिजनेस कार्ड, मेल आदि इन सबको प्रिंटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो आपकी मेल है, जो कि आपके पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सीधा के सीधा आप उनके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट आप सीधा के सीधा कंप्यूटर के अंदर ले सकते हो। ठीक है,
स्कैनर दे देगा, लेकिन स्कैनर किस फॉर्म में देगा ध्यान रखिएगा, पीडीएफ इमेज या इस तरीके के फॉर्म में देगा जिसको आप आसानी से एडिट नहीं कर सकते। लेकिन ओसीआर के द्वारा पहुंचा हुआ डेटा जो है कंप्यूटर में उसको आप एडिट भी कर सकते हो, उसको आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर देखिए इस तरीके की मशीन होती है। आप अधिकतर यदि मॉल में शॉपिंग की होगी तो वहां पे देखा होगा, जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के पीछे इस तरीके का बारकोड लगा हुआ होता है। तो ये बारकोड होता क्या है? तो बेसिकली इस बारकोड के पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ठीक है, कौन सी कंपनी का है, कैसा प्रोडक्ट है, वो सारी जानकारी इसके पीछे छुपी होती है, ठीक है, जो कि आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। तो चलिए, जब आप कोई सामान खरीदते हो मॉल में तो हर प्रोडक्ट के पीछे इस तरीके का बारकोड लगा हुआ होता है। जब आप कैश काउंटर पे पहुंचते हो तो वहां पे बारकोड के द्वारा इस तरीके से स्कैन किया जाता है इस बारकोड को, तो इसके पीछे छुपी हुई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में सामने आ जाती है, जिससे वो हर चीज जान जाता है और प्राइस वगैरह सब लगा देता है, ठीक है, बिल तैयार कर देता है आपका। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो है वो देखिए इस तरीके की डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर से आसानी से कनेक्ट हो जाती है। ये जो माइक्रोफोन है इसका एक नाम हो रहा है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। माइक्रोफोन बेसिकली करता है क्या, जो भी आप बोल रहे हो उस डाटा को कंप्यूटर के अंदर लेकर जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस क्या होती है? तो देख लीजिए, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस को हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन को भी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन बोल रहे हैं। माइक्रोफोन क्या कर रहा है? माइक्रोफोन भी सेम काम कर रहा है, हमारी जो ऑडियो है उसको सिस्टम के अंदर ले जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस भी क्या करती है, हम जो भी चीज बोलते हैं उस डेटा को सिस्टम के अंदर ले जाता है और सिस्टम के द्वारा हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज यानी पहचान करवाता है कि हमने क्या चीज बोली है। जैसे आजकल होता है ना, हम मोबाइल से कोई चीज बोलकर सर्च करते हैं, तो हम स्पीकर दबाते हैं और कोई चीज बोलते हैं वो सर्च हो जाती है। तो वो क्या रहा है, आप जो चीज बोल रहे हो उसको मोबाइल डिवाइस समझ रही है ना, रिकॉग्नाइज कर रही है ना। रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचान करना, ठीक है। तो कई सारी आजकल वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस होती हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण आपने आजकल देखा होगा मोबाइल फोनों में। तो मोबाइल फोन में आप कुछ चीज बोलते हो तो वो चीज रिकॉग्नाइज हो जाती है मोबाइल फोन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस जिसमें यूजर के द्वारा बोला हुआ पहचाना जा सकता है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस कहलाती है। ये मोबाइल फोन में के अंदर आती हैं। कुछ इस तरीके की एक्स्ट्रा डिवाइस कुछ इस तरीके की डिवाइसेस भी होती हैं इनके द्वारा भी हम वॉइस को रिकॉग्नाइज करवाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन को हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी बोल सकते हैं। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। बेसिकली जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, साथ ही साथ में एक हार्डवेयर डिवाइस भी होती है जिसमें ह्यूमन वॉइस को समझने की काबिलियत होती है। आगे बढ़ते हैं तो अब बात कर लेते हैं वेबकैम की। वेबकैम क्या होता है? वेबकैम को हम डिजिटल कैमरा भी कहते हैं। ये जो वेबकैम है ये हम अधिकतर कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, इसके द्वारा हम अपनी पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में हमें कोई चीज मॉनिटरिंग करना हो तो हम इस वेबकैम का यूज भी तब भी कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में वेबकैम का आजकल बहुत यूज में आ रहा है। ऑनलाइन टीचिंग जो चलती है वो वेबकैम के द्वारा चलती है। विज्ञान के क्षेत्र में वेबकैम का यूज आता है। स्वास्थ्य तकनीक इत्यादि चीजों में वेबकैम यूज में आता है। अब जो वेबकैम है यदि आपके कंप्यूटर में नहीं है, अधिकतर डेस्कबोर्ड में नहीं आता, कम में आता है, तो आप उसमें इस तरीके से एक्सटर्नल वेबकैम को लगा सकते हैं। लेकिन आजकल जो आपके एडवांस लैपटॉप आ रहे हैं उनमें अधिकतर देखिए इस तरीके से सामने आपको दिख जाएगा वेबकैम लगा हुआ होता है, ठीक है। मोबाइल फोन वगैरह इत्यादि चीजों में भी वेबकैम का आजकल यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।